हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ेदार, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे न्यूटन्स लॉ पे। न्यूटन्स लॉ के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। न्यूटन्स लॉ से पहले कुछ आप इमेजेस देख लीजिए। इस इमेज को देख करके आप समझ सकेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है, कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो मैं पढ़ाऊँगा वही सेम टू सेम आपको उस पर मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और रसमलाई खाना है, चमचम खाना है और मस्त रहना है, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में भी समझेंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ समझने से पहले कुछ और भी चीज़ें हैं काइनेमेटिक्स में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेस्ट पोजीशन क्या होती है, पॉइंट मास क्या होता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। ये हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी इन तीन चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले रेस्ट क्या होता है आपके हिसाब से? रेस्ट क्या है? मैं ऐसे खड़ा हूँ तो रेस्ट में हूँ क्या? मैं खड़े होते हुए गाने गा रहा हूँ, ओ माई गॉड कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये एक बेसिक कंडीशन है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम अवस्था किसे कहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी को इसका आंसर नहीं पता है। हालांकि आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है ना। तो रेस्ट क्या होता है? समय के बेस पर, जैसे समय चलने के साथ में जब टाइम बढ़ रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, जैसे मान लो अभी 12 बजा है, फिर 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, 2 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद 4 बजेगा, और मैं यहीं पे खड़ा रहूँ ऐसे करके ओ करता हुआ, है ना। तो क्या होगा? तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? तो ये कंडीशन कहलाएगी रेस्ट पोजीशन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अपनी पार्टिकुलर लोकेशन पर रुका हुआ है और वो ना ही पोजीशन को चेंज करना है ड्यू टू टाइम, ठीक है। टाइम की रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसे हम कहेंगे रेस्ट, ठीक है, रेस्ट कंडीशन। पॉइंट मास क्या होता है? तो पॉइंट मास एक ऐसा मास होता है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। पॉइंट मास जैसे लग रहा है, माय गॉड पॉइंट मास, ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा मास आ गया? तो पॉइंट मास का मतलब ये है कि आप इसको ले लीजिए, इसके पास कुछ मास होगा, मान लीजिए इसका मास है 10 ग्राम, तो हमने इसको 20 से काटा, ये आधा बचा 5 ग्राम, फिर आधा काटा, फिर यहाँ से बचा 3 ग्राम, फिर इसको काटा, कितना बचा 1.5 ग्राम, फिर काटा आधा ग्राम, फिर काटा 1 ग्राम, ठीक है, 0.1 ग्राम, फिर 0.1, काटते काटते एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाना जिस पर उसका मान जो है सबसे छोटा हो जाए, उसे हम कहते हैं पॉइंट मास, ठीक है। या पॉइंट मास को अगर बहुत लंबी लेंथ का वायर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे पर यूनिट मास के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। इसका काम होगा यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है आपका वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। 2 टर्म्स होते हैं, एक वेलोसिटी होता है और एक होता है आपका क्या होता है, स्पीड। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है, ये तो आपको पता है। फिर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास में ऐसा क्या होता है जिससे उसे हम वेक्टर नाम दे देते हैं? तो उसके पास में मैग्नीट्यूड होता है और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे आपके पास में क्या है, दिमाग है, आइज़ है, आपके पास में और क्या है, करने के लिए काम है, या ऐसे कह लीजिए आपका वेट है, ठीक है, और आपके पास माइंड है। जिसके पास माइंड नहीं है वो कैसे है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे क्या गाय भैंस के पास दिमाग नहीं है पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो उनको हम कह सकते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और जो ह्यूमंस हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो आप कहोगे सर जो लोग पागल खाने में हैं वो क्या है? तो वो लोग भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो वो आपको ऐसे याद रखना है। तो वेलोसिटी क्या होती है? हम लोग वेलोसिटी का टर्म समझेंगे, हालांकि इसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग जो आज समझने हैं उसे समझेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है?
अगर आप पर यूनिट टाइम पर एक निश्चित डिस्टेंस को, ठीक है, कवर करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, सपोज करिए कि आप अपने घर से लखनऊ जा रहे हैं, या कानपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मलिहाबाद जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपके द्वारा, ठीक है, जितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे, जितने टाइम में, दोनों का रेशियो जो होगा उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। हालांकि जो हम लोग ये डिस्टेंस कवर करते हैं ये एवरेज वेलोसिटी का मामला होता है, क्योंकि हम कभी 40 की स्पीड में होंगे, कभी 30 की होंगी, कभी 20 की होंगे, कभी 10 की होंगे, इस स्पीड से होंगे। फिर भी आपको ये याद रखना है कि आपकी जो स्पीड होती है वो कैसे काउंट करी जाती है, तो पर यूनिट लेंथ से काउंट करी जाती है। ओके, इतना समझ लीजिए। उसके बाद में कुछ और टर्म्स हैं, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में, है ना, कुछ और टर्म्स है। जैसे एक और टर्म है आपके लिए, वो टर्म है मोशन के इक्वेशंस। ठीक है, तो मोशन के इक्वेशंस जो है वो कौन से होते हैं, तो मोशन के 3 इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका इस्तेमाल अभी हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो मोशन के 3 इक्वेशंस कौन से हैं, तो पहला इक्वेशन है आपका v इज इक्वल यू प्लस ए एंड टी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या देता है, तो जो हमारा ये इक्वेशन है ये हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। कैसे, एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, जब हम स्पीड को, आप अपने बाइक को एक्सेलरेट करते हैं ना, तो जब अपने बाइक को या कार को एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, स्पीड को बढ़ा देना। आपने अपनी कार पर एक्सेलरेटर को दबा दिया तो स्पीड बढ़ गई। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि जैसे आप 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट में 10 मीटर जा रहे थे, समझिए इस बात को, 1 मिनट में 10 मीटर आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो 1 मिनट में अब जाएगा 15। ठीक है, 1 मिनट में कितना जाएगा, 15। मतलब अगर घर से आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के लिए आपको देरी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी निकलेंगे या फिर तेज़ चलेंगे, या तेज़ बाइक को स्टार्ट कर देंगे। जब आप बाइक को तेज एक्सेलरेट करेंगे, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में ना आप ऊपर जा सकते हैं बच्चा। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस पे रखना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू द एक्सेलरेशन। ये एक बेसिक इक्वेशन है, आपको याद रखना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर इसके आगे क्या है, तो आप हमसे ये भी कह सकते हैं कि मास्टर साहब, क्या एक्सेलरेशन बस बढ़ाने से ही हो जाएगा, घटाने वाला एक्सेलरेशन नहीं होता है क्या, मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, घटा देंगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, 10 से 15 कर रहे हैं, 10 to 15 कर रहे हैं, और 10 to 5 कर रहे हैं, तो वो रिटार्डेशन होगा एक्सेलरेशन नहीं, पर नाम दूसरा होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, अवमंदन। ठीक है, ये 2 टर्म्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई। 2 इक्वेशन और लिख लीजिए साथ में, काम आएगा आपके लिए। S इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है। हालांकि हमारा काम सिर्फ इससे ही हो जाएगा, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे, हम 2 समझ चुके हैं, पॉइंट मास क्लियर हो चुका है, वेलोसिटी क्लियर हो चुकी है, और आपका एक्सेलरेशन क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं इसके आगे, वो है हमारा क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने से पहले पढ़ेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ सिस्टम, और फ्रेम ऑफ सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे सिस्टम। समझे कुछ, मतलब नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल समझिए, आप घर से निकले कार में, ठीक है, आप घर से निकले कार में, कार जा रही है, ठीक है, तो कार जा रही है, ओके, तो कार जाने के साथ में आप भी जा रहे हैं, साथ में भाई भी जा रहा है, बहन भी जा रही है, ड्राइवर भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। जब आप हाईवे पर पहुंचे या उससे पहले जब घर से बाहर निकले, तो क्या घर आपका आपके साथ जा रहा था, समझ में आया कुछ, तो क्या घर आपके साथ जा रहा था, नहीं जा रहा था ना। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि सिस्टम
जिस टाइम पर, जिस पार्टिकुलर टाइम पर आप जहाँ पर भी हैं और जैसे मान लीजिए आप अपनी कार में बैठे हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे कार आपका सिस्टम है, कार के अंदर के लोग आपका सिस्टम है, और अगर कार चल रही है तो पूरी कार एक सिस्टम है, बाहर का वर्ल्ड एक अदर सिस्टम है। क्लियर इतना? चलिए फिर से समझिए। ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया। आप बाइक पे बैठे हैं, बाइक खड़ी हुई है, ठीक है, और बाइक चल नहीं रही है, अभी मूविंग नहीं है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में आपने देखा पुलिस वाले आ रहे हैं आपका चालान काटने के लिए, तो आप बाइक को एक्सेलरेट करेंगे और भागेंगे वहाँ से। 2 लोग हैं, आप और रसमलाई, ठीक है, तो दोनों लोग निकले वहाँ से। उस पार्टिकुलर लोकेशन पर जब आप भाग रहे हैं और पुलिस वाले पीछे रह जा रहे हैं, तो आपने उनको देखा कि वो रुके हुए हैं और आप तेज भाग रहे हैं। क्या उस टाइम पे आपको लग रहा है कि ये वाले भी भाग रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पुलिस वाले हैं वो पीछे हैं, मीन्स दूर जा रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं। उसी लोकेशन पर, उसी टाइम पर आप देखिए आपके साइड में जो ट्रीज़ लगे रहते हैं, प्लांट्स लगे रहते हैं, क्या वो भी आपके साथ जा रहे हैं आगे? नहीं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पीछे गया, पीछे गया, पीछे गया। अभी एक्सपीरियंस करिएगा अभी। तो इसका मतलब क्या है, जिस टाइम पर आप बाइक से जा रहे थे, तो आपका रसमलाई चमचम जो भी है वो उस टाइम पर उस पार्ट का सिस्टम है, बाइक का सिस्टम है, आपका सिस्टम है, ठीक है, वो एक सिस्टम हो गया। और जो प्लांट्स अर्थ है वो अलग सिस्टम है। अब फिर से समझिए एक बार, इसको इधर रख लीजिए। अब आइए अर्थ पे आ जाइए। पूरी अर्थ एक सिस्टम है, ठीक है, अर्थ घूम रही है, ओके, अर्थ के ऊपर हम लोग हैं, हम भी घूम रहे हैं। मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि अर्थ पर रहने वाले सभी लोग एक सिस्टम है, ठीक है। फिर मतलब क्या है सिस्टम का? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या है? सिस्टम। सिस्टम को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, निर्देश फ्रेम, ठीक है। फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम अर्थ से थोड़ा सा ऊपर आए तो अर्थ को देखेंगे तो वो अदर सिस्टम में हो जाएगी, हम अदर सिस्टम में हो जाएंगे। हम पूरे गैलेक्सी से बाहर आके देखेंगे तो भी हमें लगेगा कि पूरा गैलेक्सी अलग सिस्टम है। क्लियर इतना? फिर से समझिए, आप एक लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट के सामने ग्लास लगा हुआ, उसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं। लिफ्ट ऊपर जा रही, नीचे आ रही, तो लिफ्ट का सिस्टम आप हैं, ना कि वो लोग जो बाहर खड़े हैं। ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन का पूरा सिस्टम आपके ऊपर है। बाकी जो बाहर प्लेटफॉर्म पे लोग हैं वो प्लेटफॉर्म का अलग सिस्टम है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टाइप हो गया, दूसरा हो गया फ्रॉम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ओके। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम आप समझ गए ना? सिस्टम में 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, ठीक है। सिस्टम आपके पास है, उस सिस्टम में 2 टाइप के फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स होगा कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और एक और फोर्स होगा, वो होगा इंटरनल फोर्स, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं, 2 फोर्स काम करेंगे सिस्टम पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। अभी मैं इसकी डिफिनेशन क्लियर करूंगा तब मैं समझूंगा, है ना। मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ठीक है ना। ये 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुरूप या रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, और दूसरा पढ़ेंगे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। आप सोच रहे हैं क्या मास्टर साहब ये क्या पढ़ाई दे रहे हो, न्यूटन्स लॉ में ये कहाँ है? यही है, इसी से सारा सेटिंग बनेगा, अभी देखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये 2 टाइप के हैं, एक ये टाइप हो गया और एक ये टाइप हो गया। इन दोनों को मिला करके, मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये 2 फोर्स बनाए। फोर्स हालांकि यहाँ से बनेगा, न्यूटन्स के लॉ से बनेगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है आपको।
अब आप सोचेंगे सर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, प्लीज़ समझा दीजिए। तो बिल्कुल, तो मैं इसीलिए हूँ ना। तो आप सपोज़ करिए कि आप एक कार में हैं, ठीक है ना, ऐसे तो कार बनती है। आप इस कार के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पे है ड्राइवर भाई साहब, यहाँ पे आपकी रसमलाई है, आप हैं चमचम, ये बैठे हुए हैं। ओके, क्लियर इतना। अब इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें क्या होने वाला है आप समझिए। अगर आप ये ड्राइवर या इसके अंदर बैठा हुआ कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो वो इंटरनल फोर्स लगाता है। इंटरनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स पर कोई मतलब नहीं होता। क्लियर इतना, फिर से समझिए। यहाँ पर ये जो छोटा वाला बच्चा है, मतलब ये जो ड्राइवर है, बच्चा नहीं है, और आप हैं, ये आपकी रसमलाई है, ठीक है, ये चमचम रसमलाई दोनों लोग हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया, ये इधर चली गई, इधर चली गई, दूर दूर बैठ गए। क्या उस दूर जाने से कार पलट गई? कार उधर पलट गई या इधर पलट गई? नहीं ना। फिर समझिए, क्या आप, और मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, आप कार से आगे जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं घूमने, रसला चमचम के साथ में जा रहे हैं। ओके, जाने के साथ में आपने देखा कि कार जा रही है और आगे कुछ गुंडे खड़े हैं, उन्होंने कार को पंचर कर दिया है, तो आपको स्टेपनी बदलनी पड़ेगी, धक्का देना पड़ेगा। तो अगर कार के अंदर बैठे बैठे आप धक्का दे सकते हैं? बताइए, नहीं ना। कार के अंदर बैठ करके आप धक्का दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तब ही मूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। इंटरनल फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही उसका फोर्स चेंज किया जा सकता है, ना ही उसका मोमेंटम चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये मतलब है, आपको ये समझना है। तो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स समझ में आ गए आपको क्या होते हैं। इंटरनल फोर्स में आपको ये याद रखना है कि इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, बट एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज चेंज सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की वेलोसिटी को एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप किसी ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं? बिल्कुल। क्या इंटरनल फोर्स लगा करके हम उसे हिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसका मोमेंटम बदलता है? आप कहेंगे जी गुरुजी बदलता है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया ना, इतना ही है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। आपको दो कॉन्सेप्ट ये याद रखने हैं, बाकी इसमें से कुछ नहीं। अब हम चलते सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे, जो है इनर्शिया। सबसे पहले ये तो आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया इज द कोहेरेंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया, ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्या है? फेनोमेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक रूल बताता हूँ आपको, वो याद रखिए। इनर्शिया के लिए RMD क्या होता है पता है? रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो भैया उसको मोशन पसंद है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसे रेस्ट पसंद है। कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में लगातार मुड़ रहा है तो उसे वहाँ पर मुड़ना पसंद है। फिर समझिए, जैसे पंखा चल रहा है, आपको उसे बंद करना है तो आप हाथ लगा के बंद करेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा। ठीक है, कार जा रही है, आप उसे रुकाएंगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, वो वहीं पे रखा रहेगा जब तक आप उस ऑब्जेक्ट को उठा ना लें।
उठाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या इंटरनल फोर्स लगा के कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड रेस्ट को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चेंज किया जा सकता है। बस यही आपको समझना है, ठीक है ना। यही आपको समझना है कि क्या रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो हम उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से नहीं हटा सकते। हटाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही रूल जो है इनर्शियल रूल है और फर्स्ट रूल है न्यूटन्स का। न्यूटन का फर्स्ट रूल क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मूला। कौन डेफिनेशन देता है? किसका? न्यूटन्स। जो F = ma होता है उसकी डिफिनेशन देता है न्यूटन्स का फर्स्ट रूल, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, चल रहा है, तो अगर हमें उसे रोकना है तो हमें उसे एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट आगे नहीं चलेगा या मतलब चलना नहीं रुकेगा। फिर से समझिए, मैं फिर से कार बनाता हूँ। तो हमने ये कार बनाई है, एक कार यहाँ पर और बना लेते हैं, रेड से ही बनाते हैं। इस बार VIP वाली कार बनाऊंगा, है ना। ऐसी कार कहाँ होती है भाई, ठीक है ना। ये 2 चक्के हो गए और ये हो गई VIP कार, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है v वेलोसिटी से। अब आप इसको रोकना है आपको, तो कैसे रोकेंगे? हल्क को बुलाएंगे, हल्क रोक दे इसको। हल्क कहेगा हाँ बिल्कुल गुस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्राइवर है, बैठा हुआ है। तो ड्राइवर के साथ में ये बैठा हुआ है, जब ये आगे बढ़ रही है तो इसे रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम को रोक देगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज हो गया। जो सिस्टम फॉलो द न्यूटन्स लॉ, वो सिस्टम कौन से होंगे? इनर्शियल सिस्टम से होंगे। जो नहीं फॉलो करेंगे वो नॉन इनर्शियल होंगे, भी याद रखिए, ठीक है ना। अब इसे रोकने के लिए हमें क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सपोज करिए कि यही कार यहाँ पे रुकी हुई थी, ये, और ये रेस्ट में थी। अब इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो धक्का दे करके बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा चाबी क्या है लिए होती है? तो चाबी से जब करेंगे तो अभी तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं ना हम। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स कब लगा सकते हैं? हमेशा हमें एक्सटर्नल फोर्स ही देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप समझिए, यहाँ पर भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कैसे था? मोशन में। ये कैसा है? रेस्ट में। तो ये हो गया आपका रेस्ट का एग्जाम्पल, ये हो गया आपका मोशन का एग्जाम्पल। क्लियर ना? अब फिर से आ जाइए, यही कार आपके पास फिर से है। एक कार से सारे एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूँ आपको। ये और ये है इसमें, और ये इस डायरेक्शन में मुड़ रही है। इसको इधर जाने के लिए क्या करना है? इसे इधर जाने के लिए बोलना है। तो क्या होगा? तो आप ये समझिए अभी इधर जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स फिर अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे करके। ऐसे कोई घूम रहा है, मान लीजिए कोई ऐसे घूम रहा है, तो इसको हम ऐसे रोक के ऐसे भेज सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कहने का मतलब यही है। तो 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझिए। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, समझिए। पहला क्वेश्चन बनता है, एक हमारे पास में ट्री है, उस पर लीव्स लगे हुए हैं। जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, धक्का देते हैं। अब मैं ये कहाँ बनाऊँ? प्लांट यहाँ बनाता हूँ, है ना। ब्लैक से बनाता हूँ, नहीं ब्लू से बनाता हूँ। तो ये हमारे पास है पेड़। ये अब इसको जब हम धक्का देते हैं, धक्का देने का मतलब क्या? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, ठीक है। लीफ से गिर जाते हैं। कौन से नियम का रूल है? फर्स्ट का। क्यों? रेस्ट में था, शुरुआत में रेस्ट में था ना। एक कार रुकी हुई है,
और आगे बढ़ गई, कौन सा रूल लगेगा? रेस्ट, डायरेक्शन, रेस्ट का, डायरेक्शन का या मोशन का? रुकी हुई थी ना पहले, तो रेस्ट का। एक कार चल रही है, उसमें हम बैठे हुए हैं और जैसे ही ब्रेक मारते हैं हम कहाँ जाते हैं? आगे आ जाते हैं। कौन सा रूल बताइए? कौन सा? तो वो आएगा आपका मोशन का। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसकी पहले की कंडीशन जो भी है वही आपके रूल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पर कार मूविंग थी तो ये कौन सा था? मोशनल था। यहाँ पे रेस्ट में थी तो यहाँ पर क्या था? रेस्ट वाला था। और यहाँ पर डायरेक्शन का था तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्शन के लिए हो जाएगा। क्लियर इतना? तो पहला नियम क्या देता है? डिफिनेशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमें डिफिनेशन देता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो फर्स्ट लॉ के बारे में हो गया। अब हमें समझना है, पॉइंट मास हमने आपको समझा दिया है, अब हमें समझना है मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम के बारे में भी ज़रूरी है समझना, क्योंकि मोमेंटम के बिना काम नहीं चलना है। तो मोमेंटम का मामला यहाँ से आएगा, ठीक है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार है, इसका जो टोटल वेट है, इसका वेट है m, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना? क्वेश्चन ये है। तो जितने टाइम में, ठीक है, मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा? p इज इक्वल, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट कितना है? 20 kg, और वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप एक पत्थर लें और उस पत्थर को किसी पे मारने की क्षमता कितनी है, मतलब मारने के बाद में उस पर जो घाव बनेगा, ठीक है, ये जो टूटेगा, ये आपने हैमर लिया, हैमर को इस पर मारा, हैमर का वेट 5 किलोग्राम, मारने पर उसकी वेलोसिटी को हमने कर दिया 10, तो टोटल इस पर कितना फोर्स लगेगा करके पर यूनिट टाइम पर, मतलब कितना इस पर आघात होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? आघात का मतलब क्या है? वो सनी देओल वाला मुक्का कितने पड़ेगा, जो मुझे, तो वो मुक्के का वेट कैसे निकाला हमने? इन दोनों को क्रॉस करके, तो कितना हो जाएगा? m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी। या इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, डेल्टा टी। फिर से समझिए, कोई मास पर यूनिट टाइम पर, कोई मास पर यूनिट टाइम पर जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम कोई मास, तो वो मास और डिस्टेंस दोनों को आपस में क्रॉस करने पर जो भी बनेगा उसे मोमेंटम कहते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मास कैसी है? स्केलर। अच्छा, ओके, इतना हो गया। अब आप समझिए, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा भाई साहब कितना, और डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशन। मास का होता है केजी, केजीएफ नहीं, केजी होता है सिर्फ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन कितना हो जाएगा? केजी का होता है m, एल का होता है एल, मतलब मीटर का एल, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ओके, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सटर्नल, अगर इन दो के बीच में कोई दो से मान लीजिए इनके बीच में फोर्स लगेगा आपस में, वो आपस में फोर्स लगने के बाद में क्या कर सकते हैं लोग? लड़ाई कर लेंगे। लड़ाई करने पर क्या होगा? क्या बाहरी वाला तो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी याद रखिए कि इंटरनल मूवमेंट ऑलवेज कंजर्व रहता है भैया, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। हम लोग आगे समझेंगे, हालांकि आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे आ जाइए आप न्यूटन के सेकेंड लॉ में। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया ना, इनर्शिया का लॉ होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के पास में क्या होता है? मास होता है। वो मास क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो फेज चेंज है, ठीक है, या पोजीशन चेंज है, उसका हमेशा अपोजिशन करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन चाचा, न्यूटन चाचा हिंदी में लिखता हूँ, है ना, इसे लिखता हूँ चाचा।
ठीक है। अब इसके आगे आइए, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या देता है? तो सेकेंड लॉ जो देता है वो देता है फॉर्मूला देता है, ठीक है। ये क्या देता है? डिफिनेशन, ये डिफिनेशन देता है। दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, कुछ भूलना नहीं है, ठीक है। डिफिनेशन देता है और ये फॉर्मूला देता है। अच्छा, अभी जब हम लोग इस पर ये रुका हुआ था तो इसका मोमेंटम कितना था? सपोज करिए इसका मास था m, ये रुका हुआ था तो मोमेंटम इसका 0 था शुरुआत में। एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है। चेंज होने पर क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? m, और ये तो शुरुआत में 0 था, शुरुआत में 0 था ना। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे आएगा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। समझिए फिर से, हमारे पास एक छोटी चुन्नू सी कार थी, ये चुन्नू सी कार है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे रसमलाई बैठी हुई है। शुरुआत में इसका मोमेंटम था P1 0 था, ठीक है, क्योंकि रुका हुआ था। 10 सेकंड के बाद इसने अपनी कार को स्टार्ट किया और बढ़ा दिया आगे, ठीक है। तब इसका मोमेंटम हो गया P2 500, 10 सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जो इंजन है, ठीक है, इंजन ने यहाँ पर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इंजन ने यहाँ पर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो वो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू कितना चेंज हुआ? शुरुआत में 0 था, बाद में कितना हो गया? 500, 0/10, ठीक है ना। कितना आया? 50 न्यूटन आ जाएगा आपका ये। अच्छा, अगर हमें फॉर्मूला बनाना होता तो क्या करते हैं हम लोग? अगर हमें यहाँ से फॉर्मूला बनाना होता तो हम लोग साफ कर लेते हो पहले ना। अगर हमें फॉर्मूला बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पर जहाँ पर हमने ये मोमेंटम लिया है, यहाँ पर हम दूसरा फोर्स ले लेते हैं, है ना। दोनों की वैल्यू अलग रख करके इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, काम खत्म था इनका। इनकी वैल्यू की वैल्यू ख़त्म थी। फिर क्या करना था? फिर सारे मान रख देने थे और अपना फॉर्मूला निकाल लेना था। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सही से समझना है। अगर ये आपने सही से समझ लिया तो आपसे मान लीजिए कि इसके भी न्यूमेरिकल मैं भी करवाऊँगा, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा सारी की सारी, उनसे आप सारे के सारे सॉल्व कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सॉल्व कर लोगे उनको, है ना। मतलब बिना कोई रुके हुए आप इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वो भी सेकंडों में, ये तो मैं बोलना भूल ही गया। आजकल तो ये है ना, कहेंगे ये कर दो नहीं तो जिंदा जला दूंगा तो जिंदा जलाने वाली बातें नहीं होंगी यहाँ पे। ओनली क्या होगा? आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा बढ़िया तरीके से, जिससे आप लाइफ में आगे कुछ कर सके। तो यहाँ पे 50 न्यूटन आ जाएगा आपका ये। तो कैसे आएगा? सपोज करिए यहाँ पर ये आपकी कार थी, मैं बनाता हूँ बड़ी कार बना रहा हूँ इस बार, है ना। VIP कार बना रहे हैं, VIP कार पतली होती ना आगे। यहाँ पे चिंटू बैठा हुआ है। फिर अब जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत में जब ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा ये, मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, तब इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। इसका मास क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m रहेगा, तो यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv, यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा? mu, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
dp बाई dt इज डायरेक्टली इक्वल टू द फोर्स या प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये कह सकते हैं। तो फोर्स dp अपॉन dt हो गया, कितना आ जाएगा ये आपका F इज इक्वल के कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू m v माइनस एम यू बाई टी। इक्वेशन याद आई कुछ? इक्वेशन याद आ गई होगी, आपके दिमाग में खनक गया होगा। m a प्लस यू टी इज इक्वल वी, आया कुछ याद? उल्टा दिखाया मैंने, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल वी माइनस यू, ये क्या लिख दिया मैंने, 80 होता है सॉरी, हाँ, बाई टी। ठीक है, ये हो गया F इज इक्वल एम ए। यहाँ से आपका आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें देना पड़ेगा इसका डायमेंशन और देना पड़ेगा यूनिट। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका होता है केजी, इसका होता है मीटर और इसका होता है पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसका और क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, तो हो जाएगा केजी का m हो जाएगा, इसका हो जाएगा l, इसका हो जाएगा t-2। ओके, ये किस सिस्टम में है? तो m के सिस्टम में है। अगर इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन वही रहेगी। और इसका एक और अच्छा सा, इसका कहाँ चला गया मार्कर, हाँ ये आ गया, हाँ, इसका अच्छा सा एक और यूनिट होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन, न्यूटन कहते हैं, ठीक है, जो महामहिम न्यूटन के नाम पर ही है। कुछ वैल्यू और है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, आपको ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁻डाइन, डाइन, डाइन वो डाइन नहीं, जो डाइन वाली होती है। डायमेंशन आपको याद हो गया, 1 न्यूटन याद हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम याद हो गया, डेफिनेशन देता है। अब एक और रूल बचा है, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे बस, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ से आप चाहे तो एक और फॉर्मूला आ सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 आर्ग, ये भी याद रखिए। चलिए अब जब आ रहा है तो ये भी याद रख लीजिए साथ में, ठीक है। एफ इज इक्वल एम ए याद रखिए, वी प्लस यू टी याद रखिए। ओके, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नंबर 2। इस ऑब्जेक्ट ने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इस वाले ने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट अप्लाई किया, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमें भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको 10 न्यूटन के फोर्स से दबा रहे हैं तो ये वाली उंगली इसको यहाँ से 10 न्यूटन दबाएगी, ठीक है। तो थर्ड लॉ आपका क्या है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसे हम रिएक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है ना, रिएक्शन लॉ सीधे सीधे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो अपोजिट में 10 न्यूटन का फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये तीनों लॉ हो गए। अब इसके आगे जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे हम लोग इसके आगे आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या कहता है। और इसके आगे जो भी चैप्टर्स होंगे, जैसे इम्पल्स रह गया, अभी इम्पल्स हम लोग समझेंगे। ये तीनों लॉ समझने के बाद में इसके न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा, साथ में वो भी कराऊंगा, दोनों मतलब एक साथ करा देंगे, जिससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। 1 बाय 1 चलते रहेंगे और जनवरी तक ये सारा फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक। फिर आपको पता है आपको क्या करना है। आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालना है, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।